तो आज हम बेटा आइसोट्रॉपी एंड एनआइसोट्रॉपी आपको पढ़ाएंगे। आइसोट्रॉपी क्या होता है और एनआइसोट्रॉपी क्या होता है इसको समझ लीजिए। जो आपके मार्फा साइड होते हैं ये आपके आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं या आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं, लेकिन आपके जो क्रिस्टलाइन साइड होते हैं वो आपके जो होता है एनआइसोट्रोपिक इन नेचर के। समझिए इसको आप डायग्राम से पढ़िए। Anisotropin crystal is due to different arrangement of particles along different direction. Arrangement of particles along different direction, along different direction। ठीक है, देखिए anisotropy in crystal is due to different arrangement of particles along different direction। ये फिगर है। क्या ये आइसोट्रॉपी। आइसोट्रॉपी क्या होता है बेटा, हमने बताया था आपको। मान लीजिए कोई क्रिस्टल हो आपका, ठीक है ना, और उसको आपको ऊपर से कट कर दी, उसका एक सीट आपका है। तो आपका कोई भी क्रिस्टल होता है, कोई भी मैटर होता है, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयंस हो सकता है, किसी भी मैटर का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। जैसे चाक है, चाक का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर ये बना। ये चाक का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइसोट्रॉपी का मतलब ये होता है, ठीक है ना, कि द फिजिकल प्रॉपर्टी आर सेम इन डिफरेंट डायरेक्शन इन ए क्रिस्टल। क्रिस्टल में, किसी भी क्रिस्टल में जो होता है, जो है डिफरेंट डायरेक्शन में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सेम हो। और वो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा आपका, जैसे आपका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ठीक है ना, और थर्मल एक्सपेंशन हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है ना, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ये तीन फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे हैं, ठीक है ना। अगर आपका तो डिफरेंट डायरेक्शन में इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो सेम हो, ठीक है, तो उसमें क्या कहते हैं, आइसोट्रॉपी कहते हैं। और जिस क्रिस्टल में ऐसा होता है, जिस मैटर में ऐसा होता है, उसे हम कहते हैं आइसोट्रोपिक क्रिस्टल या आइसोट्रोपिक आपका जो है मैटर कहेंगे या आइसोट्रोपिक सब्सटेंस कहेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसको डायग्राम बना लीजिए बेटा, लिख लीजिएगा। हम इसके बाद फिर से रीड कर देते हैं। एनाइसोट्रॉपी, ठीक है ना, इन क्रिस्टल इज ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स along different direction
अगर यही एनआइसोट्रॉपी होता तो एमॉर्फस सॉलिड जो होता आइसोट्रॉपी होते हैं। अगर यही एनआइसोट्रॉपी होता तो डिफरेंट डायरेक्शन में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती वो आपका क्या होता, आपका डिफरेंट होता, ठीक है ना। जैसे थर्मल एक्सपेंशन हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में अलग अलग होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड में। और एमॉर्फस सॉलिड में क्या होगा आपका, सेम होगा। एमॉर्फस सॉलिड में क्या होगा आपका, सेम होगा, ठीक है। एमॉर्फस सॉलिड में सेम होगा, ठीक है। एमॉर्फस सॉलिड में क्या होगा बेटा, सेम होगा आपका, ठीक है ना। तो आइसोट्रॉपी और ये हो गया डायग्राम हमने बना दिया है। अब डिफिनेशन लिख लेते हैं, डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है। आइसो का मतलब जानते हैं सेम होता है, ठीक है ना। तो डिफिनेशन क्या हो जाएगा आपका, ठीक है ना। द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन डिफरेंट डायरेक्शन इन क्रिस्टल इज कॉल्ड आइसोट्रॉपी। क्या हो जाएगा, आइसोट्रॉपी। तो डिफिनेशन लिखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज the physical और फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन से होंगे आपके, जो फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन से होंगे आपके, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, और क्या होगा आपका थर्मल एक्सपेंशन, और क्या होगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। दी फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन से, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, थर्मल एक्सपेंशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। दी फिजिकल प्रॉपर्टीज are same in different direction, are same in different direction, in a crystal, of substance, or matter, ठीक है ना, और matter, ठीक है ना। In a crystal of substance or matter is called as isotropic. क्या जो फिजिकल प्रॉपर्टीज और कौन कौन से, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, थर्मल एक्सपेंशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। आर सेम इन डिफरेंट डायरेक्शन इन ए क्रिस्टल ऑफ सब्सटेंस और मैटर इज कॉल्ड एज आइसोट्रॉपी, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा, अब इसमें हो जाएगा आपके जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं, ठीक है ना, वो क्या होते हैं आपके आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे एमॉर्फस solid is a isotropic in nature. और एमॉर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल्स कौन कौन से जाते हैं, ग्लास, प्लास्टिक, रबर, ETC, ठीक है ना। ग्लास, प्लास्टिक,
रबर, ETC, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए बेटा। ठीक, द फिजिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस आपने पढ़ा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होता है। ठीक, थर्मल एक्सपेंशन, हीट का जो एक्सपेंशन होता है, ठीक है ना, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, RC में जो होता है, RC में डिफरेंट डायरेक्शन इन क्रिस्टल ऑफ सब्सटेंस और मैटर इज कॉल्ड एज आइसोट्रॉपिक। एमॉर्फस सॉलिड इज आइसोट्रॉपिक इन नेचर, एग्जांपल ग्लास, प्लास्टिक, रबर, ETC। एमॉर्फस सॉलिड के एग्जांपल्स आप डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं एनाइसोट्रॉपिक। क्या पढ़ते हैं? एनाइसोट्रॉपिक। एनाइसोट्रॉपिक का डिफिनेशन क्या हो जाएगा आपका? यही होगा, और थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा आपका। द फिजिकल प्रॉपर्टीज वही हो गया आपके, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, थर्मल एक्सपेंशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर डिफरेंट हो जाएगा, आर डिफरेंट और डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है ना, इन ए क्रिस्टल ऑफ सब्सटेंस और मैटर इज कॉल्ड एज एनाइसोट्रॉपिक। कॉल्ड एज क्या हो जाएगा आपका? कॉल्ड एज एनाइसोट्रॉपिक। इज कॉल्ड एज एनाइसोट्रॉपिक। ठीक है, इज कॉल्ड एज एनाइसोट्रॉपिक। कॉल्ड एज एनाइसोट्रॉपिक। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड crystalline solid is a आइसोट्रॉपिक की जगह क्या हो जाएगा बेटा? एनाइसोट्रॉपिक। एन आइसोट्रॉपिक, ठीक है ना, एन crystalline solid is a anisotrophic in नेचर। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा इसका? एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे इसके? क्रिस्टलाइन सॉलिड पे आपने पढ़ा है डायमंड, ग्रेफाइट, डायमंड ग्रेफाइट, ठीक है, साल्ट, मेटल, साल्ट, मेटल, ETC। ठीक है ना, नोट कर लीजिए इतना, फिर आगे बढ़े। तो आपका आइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी हो गया आपका। ठीक है ना, हमने बता दिया आपको। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है आइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी। निकिता क्या कह रही है बेटा? चलिए आगे देखते हैं। आइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी के कुछ टिप्स जान लीजिए आपका जो होता है। ठीक है ना, तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होती हैं ट्रू सॉलिड होती हैं। ठीक है ना,
जो है अनलाइक जो होता है आपका लिक्विड्स, ठीक है ना, अनलाइक लिक्विड्स एमॉर्फस सॉलिड है वेरी स्लो टेंडेंसी, ठीक है ना, टू फ्लो एंड आर कॉल्ड स्यूडो सॉलिड ऑफ जो है सुपर कूल्ड लिक्विड्स। आपके जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो ट्रू सॉलिड होते हैं, लेकिन आपके जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं उन्हें हम स्यूडो सॉलिड या सुपर कोल्ड लिक्विड्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे लिक्विड में फ्लोइंग प्रॉपर्टी होती है वैसे आपके जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनमें भी फ्लोइंग प्रॉपर्टी होती है, लेकिन ये जो फ्लोइंग प्रॉपर्टी आपका एमॉर्फस सॉलिड में होती है वो वेरी स्लो होता है, ठीक है ना। इसीलिए जो होता है हम एमॉर्फस सॉलिड को जो होता है सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं, या इसको हम स्यूडो सॉलिड भी कहते हैं। तो इसको टिप्स में लिखिए। फर्स्ट, ठीक है ना, टेस्ट फर्स्ट हो जाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड और द ट्रू सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड और द ट्रू सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड और द ट्रू सॉलिड। एक सेकंड देखिए, एक सेकंड आपके जो होता है एमॉर्फस जो होता सॉलिड्स है वेरी, एमॉर्फस सॉलिड है, एमॉर्फस सॉलिड है स्लो टेंडेंसी, एमॉर्फस सॉलिड है वेरी स्लो टेंडेंसी टू फ्लो very slow tendency to flow and are called pseudo solid and are called pseudo solid or super cooled liquid, super cooled liquid, ठीक है ना। सुपर कोल्ड लिक्विड क्योंकि इसमें फ्लोइंग प्रॉपर्टी होती है, आपका स्यूडो सॉलिड इसे भी कहते हैं, ठीक है ना, फ्लोइंग प्रॉपर्टी होती है। और इसमें ट्रू सॉलिड का जो है शेप जो होता है फिक्स होता है आपका, और उनका शेप थोड़ा बहुत चेंज होता है। आप कभी भी देखें कि जब भी आपके घरों में विंडो में जो कारपेंटर होते ग्लास लगाते हैं तो ग्लास की जो बॉटम होती है जब सेट करते हैं विंडोज में, ठीक है ना, तो आपको देखते हैं वो थोड़ा सा स्पेस छोड़ दें, नहीं आप छोड़ेंगे तो ग्लास टूट जाएगा। क्योंकि समर सीजन में क्या होता है, आपके जो ग्लास होते हैं ग्लास में फ्लोइंग प्रॉपर्टी होती है, जिससे ग्लास के जो पार्टिकल्स होते हैं फ्लो करके जो होता है ग्लास की बॉटम पर आ जाते हैं, जिससे ग्लास का जो बॉटम होता है वो थिक हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर थोड़ा सा स्पेस नहीं रखेंगे तो ग्लास क्या हो जाएगा, आपका टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए जब विंडो में ग्लास को सेट करते हैं तो वो थोड़ा सा स्पेस बॉटम पर छोड़ देते हैं, ठीक है ना, थोड़ा ढीला रखते हैं ताकि जो है आपके पार्टिकल्स फ्लो करके आए तो आपका जो है उतना स्पेस रहे, ठीक हो जाए, ताकि वो ब्रेक ना हो आपको, क्योंकि फ्लो करके पार्टिकल्स आएंगे तो ठीक हो जाएगा आपका, ठीक है। तो नोट कर लीजिए बेटा, फिर इसके आगे देखते हैं। और नेक्स्ट है आपका, ठीक है, किसी भी क्रिस्टल का शेप और साइज डिपेंड करता है कि किस रेट से वो बन रहा है। जैसे हमने कहा बेटा, हमारे पास एक सीट है, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक सीट। इस सीट में बैठने के लिए जो है 1 2 3 4 स्टूडेंट बैठ सकते हैं। ये कमरे में एक सीट है और एक कमरा लगा हुआ है, कमरा, ये कमरे का गेट है, ठीक है। अब बताइए, अगर इसमें
फास्टली जो होता है, अगर मान लीजिए धीरे धीरे इसमें बाहर जो है 100 स्टूडेंट जो 100 स्टूडेंट क्या है आपके स्टैंड है आपके खड़े हुए 100 जो है 100 स्टूडेंट, ठीक है ना। अब 100 में से जो है अगर ये स्टूडेंट 1 बाई 1 करके धीरे धीरे आते हैं तो एक यहाँ बैठेगा, एक यहाँ बैठेगा, एक यहाँ बैठेगा, 4 स्टूडेंट धीरे धीरे अपना पोजीशन क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, धीरे पोजीशन क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। यानी दोनों के बीच में 1 स्टूडेंट और 2 स्टूडेंट जो होगा, दोनों के बीच में क्या होगा, स्पेस होगा। धीरे धीरे आएंगे तो आराम से बैठ जाएंगे, अपना अस्थिर जगह लेकर के, स्पेस लेकर के बैठ जाएंगे। लेकिन जब यही स्टूडेंट तेज़ी से आएंगे, तो जो 4 सीट का बेंच है इस पर कितने बैठ जाएंगे, 5 बैठ जाएंगे। तेज़ी से आएंगे, कोई आस इसमें बैठ जाएगा, आपको तेज़ी से आएंगे, ठीक है ना। इसमें से क्या जाएगा, बस तेज़ी से बैठ जाएंगे आपको। या 4 ही बैठेंगे तो तेज़ी से जो आएंगे सट के बैठ जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब है, हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है ना, कि शेप आप जानते हैं, ठीक है ना। साइज ऑफ क्रिस्टल ये जान लीजिए, साइज ऑफ क्रिस्टल, इसको समझने की कोशिश करें। साइज ऑफ क्रिस्टल, तो किसी भी क्रिस्टल का साइज ये होता है, ठीक है ना, कि आपका स्लोअर द रेट ऑफ फॉर्मेशन। कोई भी क्रिस्टल अगर आपका स्लो रेट से बन रहा है तो उस क्रिस्टल का साइज बिगर होगा। अगर कोई भी क्रिस्टल जो है फास्ट रेट से बन रहा है तो उसका जो है आपका साइज क्या हो जाएगा, आपका जो है स्मॉलर, ठीक है ना। तो आपका जो होता है, जो साइज ऑफ क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल बेटा जानते हैं ना, क्रिस्टल पार्टिकल क्यूबिक क्रिस्टल, क्यूब जानते कि नहीं जानते, क्यूब, क्यूबॉइड, ठीक है ना। तो आपका जो डिफरेंट मटेरियल है, डिफरेंट जो मैटर है, इनका जो होता है क्रिस्टल का जो शेप होता है वो डिफरेंट है। जैसे क्यूबिक शेप, क्यूबॉइड शेप, हेक्सागोनल शेप, आर्थोराम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेट्रा जो है आर्थोक्लिनिक, ठीक, राम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, ट्राइक्लिनिक, ठीक है ना। ये सब आपके क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो जो सोडियम क्लोराइड होता है या सीजियम क्लोराइड होता है, इसका जो क्रिस्टल का जो शेप होता है वो क्यूबिक होता है। क्या होता है, क्यूबिक होता है। तो साइज ऑफ जो क्रिस्टल होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसके, आपका जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है, अगर आपका जो है फॉर्मेशन ऑफ रेट अगर फास्ट है, फॉर्मेशन ऑफ जो है रेट या फास्ट है, आपका फॉर्मेशन ऑफ रेट फास्ट है, तो साइज ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएगा आपका, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मेशन ऑफ रेट, फॉर्मेशन ऑफ रेट। यानी कि कोई भी जो क्रिस्टल बन रहा है, जैसे मान लीजिए हमने कहा हमारे पास बेटा सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल होता है, या सीजियम क्लोराइड लेंगे, सीजियम क्लोराइड हम ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड छोड़िए, बाद में भी बताएंगे सोडियम क्लोराइड का। सीजियम क्लोराइड हमारे पास है आपका, इसका हमने क्रिस्टल ले लिया, ठीक है ना। तो सीजियम क्लोराइड में क्या होते हैं आपके, इसमें आपका एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गया, और सेंटर में क्या होता है आपका सीजियम, इस साइड में क्या हो गया, आपके कॉर्नर पर क्या हो गया, आपके क्लोरीन, और सेंटर में बिल्कुल क्या होगा आपका सीजियम, ठीक है ना। ये सीजियम हो गया, बाकी सब आपके जो कॉर्नर पर है क्लोरीन है आपका। तो ये क्यूबिक आपका है सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब अगर जो क्रिस्टल बन रहा है, ठीक है ना, क्रिस्टल जो बन रहा है अगर वो बहुत फास्ट बन रहा है तो इसी सीजियम क्लोराइड का क्रिस्टल क्या हो जाएगा आपका, इस्तेमाल हो जाएगा। अगर यही आपका जो है क्रिस्टल सीजियम क्लोराइड का बन रहा है, स्लो रेट से बन रहा है आपका, तो उसका साइज़ क्या होगा आपका, बिगर, साइज़ क्या होगा आपका, बिगर। क्यों, क्योंकि जब किसी भी क्रिस्टल स्लो रेट से बनता है तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो प्रॉपर वे में, प्रॉपर तरीके से जो है अपना स्पेस क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। लेकिन जब वही आपका क्रिस्टल तेज़ी से बनता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन इसका फास्ट होता है, तो पार्टिकल का साइज छोटा हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि तब आपके जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके स्पेस, प्रॉपर स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर पाते हैं, आएंगे इसके ऊपर नीचे हो जाएंगे, आपके इसके ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो आपका जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में आपका एक हमने जो है
आपका जो है यूनिट सेल ले लिया किसका, सीजियम क्लोराइड का, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके Cl माइनस हैं और एक आपका सीजियम है, ठीक है ना। लेकिन जब ये फास्ट फॉर्मेशन होगा आपका तो ये इसके ऊपर नीचे नज़दीक नज़दीक आ जाएगा, तो यही पार्टिकल का यही क्यूब क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा आपका। तो आप ये जानिए कि साइज ऑफ क्रिस्टल इनवर्सली प्रोपोर्शनल फॉर्मेशन ऑफ रेट। अगर किसी भी क्रिस्टल का फॉर्मेशन ऑफ रेट फास्ट है तो साइज ऑफ क्रिस्टल क्या होगा आपका, ठीक है ना। और फॉर्मेशन ऑफ रेट अगर आपका स्लो है तो क्रिस्टल का साइज क्या होगा आपका, ठीक है ना, क्रिस्टल का साइज क्या हो जाएगा, बिगर हो जाएगा। तो इसी को लिखते हैं, चलिए साइज ऑफ क्रिस्टल, साइज ऑफ द क्रिस्टल, साइज ऑफ द क्रिस्टल डिपेंड्स ऑन द, ठीक है ना, साइज ऑफ द क्रिस्टल्स डिपेंड्स ऑन द rate depends on the rate at which, ठीक है ना, depends on the rate at which they are formed, they are formed slower rate, ठीक है ना, they are formed slower the rate, bigger is the crystal, bigger is the crystal, it is, ठीक है ना, bigger is the crystal, it is because atoms or molecules, ठीक है ना, it is because atom or molecules have enough time, ठीक है ना, enough time to find their position, in the crystal, in the crystal structure, नोट कर लीजिए, नोट कीजिए फिर आगे देखते हैं। चलिए बेटा आगे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
इंटरफेशियल एंगल, इंटरफेशियल एंगल, इंटरफेशियल एंगल, ठीक है ना। इंटरफेशियल एंगल आपका है, इसको डायग्राम देखिए ये। Where A comma B and C are edge length, ठीक है ना। और देखिए एक ट्यूब है आपका एक, ठीक है ना, इसमें एक्स एक्सिस ये हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। एक्स और वाई एक्सिस के बीच में जो एंगल है वो अल्फा है आपका, और वाई और जेड एक्सिस के बीच में जो एंगल है वो बीटा एंगल है आपका, और एक्स और जेड एक्सिस के बीच में जो एंगल है वो क्या है आपका, गामा है। क्या है आपका, वो गामा है, ठीक है ना, वो गामा आपका एंगल है, ठीक है ना, यही। और ए बी सी जो है ये एज लेंथ है। जैसे मान लीजिए हमने माना, ये देखिए हमारे पास एक चाक का डब्बा है, ये एक क्यूब है, क्या है, क्यूब है। तो इस क्यूब में क्या आपका कितने प्लेन है, कितने फेस है, बताइए क्यूब में कितने फेस है, ठीक है ना, 6 फेस या 6 प्लेन है। एक प्लेन ये हो गया बेटा ऊपर वाला, एक प्लेन ये ऊपर वाला जो हमारा ये, एक प्लेन ये, एक प्लेन ये, 2 प्लेन हो गया, एक ये 3, एक ये 4, और एक ये 5 और एक ये 6, कितने प्लेन हो गए आपके, 6 प्लेन, या कहिए 6 फेस, 6 फेस कहिए या 6 प्लेन कहिए, 1 2 3 4 5 6 प्लेन या 6 फेस हैं। तो बेटा कोई 2 प्लेन ले लीजिए, जैसे हमने कहा हमारे पास एक प्लेन ये है, ये हमारा हैंड एक प्लेन ये है, और एक प्लेन ये हो गया ऐसे। तो 2 प्लेन या 2 फेस के बीच में जो एंगल होता है वही होता है बेटा इंटरफेशियल एंगल। 2 प्लेन और 2 फेस के बीच में जो एंगल होता है, जैसे हमारा हैंड एक प्लेन हो गया आपका और एक प्लेन ये हो गया आपका, तो 2 प्लेन के बिटवीन जो एंगल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरफेशियल एंगल। जैसे मान लीजिए हमारा एक प्लेन ये हो गया, ठीक है ना, हमारा एक प्लेन ये हो गया आपका और एक प्लेन ये हो गया, तो इन दोनों प्लेन के बीच में जो एंगल बनेगा वही एंगल क्या हो जाएगा, 2 फेस या 2 प्लेन के बिटवीन जो एंगल बनता है वही क्या होता है बेटा आपका इंटरफेशियल एंगल होता है। और इंटरफेशियल एंगल को हम अल्फा बीटा गामा से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरफेशियल एंगल को हम अल्फा बीटा गामा से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और एज लेंथ वेयर ए जो आपका ये ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ से एक्स एक्सिस में जो आपका है, ये जो बी है आपका, ये एज लेंथ है आपका एक्स एक्सिस का, और आपका जो ए है
आपका ये एज लेंथ है आपका क्यूब का, जेड एक्सिस का हो जाएगा। और जो सी वाला है ये भी एज लेंथ है, वाई एक्सिस का है आपका, ठीक है ना, ठीक है ना, वाई एक्सिस एज लेंथ है, एज लेंथ है। एज लेंथ समझ लीजिए किसी भी आपके क्यूब में या क्यूबाइड हो उसमें कितने एज होते हैं, एज जान लीजिए बेटा। एज का मतलब कोई ये एज है, कितने एज हो जाएंगे देखो, 1 2 3 4 ये हो गया, 4 ये हो गया, और 5 6 7 8, ठीक, और 5 हो गया, 9 10 11। किसी क्यूब में होता है 12 एज होते हैं, कितने एज होते हैं, 12 एज होते हैं, किसी भी क्यूब में 12 एज होते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ। अब उसके बाद इधर आ जाइए 9 10 11 12, ठीक है। एज यही है आपका, जो कोर होता ही है एज है, एज यही है आपका। तो एज जो होता है किसी भी क्यूब में या क्यूबॉइड में कितने एज होते हैं आपके, 12 एज होते हैं। और फेस या प्लेन कितने होते हैं आपके, 6 होते हैं। तो टू प्लेन या फेस के बीच में जो एंगल होता है वही इंटरफेसियल एंगल होता है। तो एज आपके 12 होते हैं, ठीक है। वह ए बी सी, ठीक है ना, वह ए कामा बी एंड सी इज एज लेंथ है आपका। अब चलिए इंटरफेसियल एंगल का डिफिनेशन लिखते हैं। कोई कन्फ्यूजन है किसी को तो पूछ सकता है, किसी को कोई कन्फ्यूजन? चलिए आगे देखते हैं। डायग्राम आपने बना ही लिया है, फिर आगे देखते हैं, ठीक है ना। देखेंगे क्रिस्टल्स आर बाउंडेड बाई, crystals are bounded crystals are bound by plane. Crystals are bound by plane face, ठीक हो जाएगा। the angle between any two face, is called an interfacial angle. ठीक है ना। Crystals are bound by, ठीक है ना, bound by plane face, ठीक है ना, plane face. Angle between A to face is called an interfacial angle. नोट कीजिए इसको। नोट कर लीजिए बेटा, ठीक। तो आपको ये इंटरफेशियल एंगल हो गया आपका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अल्फा कामा बीटा एंड गामा इज इंटरफेशियल एंगल। अल्फा कामा बीटा एंड गामा इज इंटरफेशियल एंगल। और इसके पहले हमें लिख ही दिया था ABC क्या है, एज लेंथ है।
और ऐसे हमने बताया था आपको जितने होते हैं आपको किसी भी क्यूब में 12 एज होते हैं, मैं काम करके आपको बता दिया था। चलिए अब आगे देखते हैं। टिप्स, इसमें आप ये लिखना है द शेप एंड साइज ऑफ द क्रिस्टल ऑफ वन एंड द सेम सब्सटेंस। ठीक है ना, सेम सब्सटेंस है क्रिस्टल जो होता है सब्सटेंस में भी डिफरेंट, बट द इंटरफेशियल एंगल क्या होता है आपका ऑलवेज रिमेन द सेम। मतलब अगर सेम सब्सटेंस है शेप और साइज डिफरेंट हो सकता है। ठीक है ना, सेम सब्सटेंस जो सेम और जो शेप और साइज डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इंटरफेशियल एंगल सेम होगा। जैसे देखिए हमने कहा हमारे पास एक क्यूब है, सीजियम क्लोराइड का क्यूबिक स्ट्रक्चर है। और किसी क्यूब में जो एंगल होते हैं कितने डिग्री के होते हैं, ये एंगल कितना होगा अल्फा बीटा हो गया, कितने डिग्री का होगा आपका 90 डिग्री का होगा। ठीक है ना, कितने डिग्री का होगा आपका 90। अब इसी क्यूब को हम ऐसे बनाते हैं, देखो ना अब बताइए इसका शेप डिफरेंट है कि नहीं, बताइए बोलो बेटा। इसका शेप डिफरेंट है। साइज देखिए इसका छोटा, इसका साइज बिगर है आपका। शेप और साइज दोनों डिफरेंट है आपका। ठीक है ना, शेप और इन दोनों में से ये ए हो गया आपका और ये बी हो गया। शेप और साइज दोनों का क्या हो गया आपका डिफरेंट हो गया आपका। ये छोटा डब्बा है आपका, ये बड़ा डब्बा है। ये देखिए इसमें देखिए सीधा आपका, इसमें ये टेढ़ा हो गया आपका, ऑब्लिक हो गया आपका। तो शेप और साइज दोनों डिफरेंट है, लेकिन इंटरफेशियल एंगल जो इसका होगा ये अल्फा हो जाएगा आपका और ये बीटा हो जाएगा आपका और ये गामा हो जाएगा। तो किसी भी सेम सब्सटेंस है, ये भी सीजियम क्लोराइड ही है, सेम सब्सटेंस है, ये भी सीजियम क्लोराइड और ये भी सीजियम क्लोराइड। सेम सब्सटेंस का अगर कोई क्रिस्टल है तो उसका शेप और साइज डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इंटरफेशियल जो एंगल होगा इन दोनों का, जो इंटरफेशियल एंगल को क्या होगा इक्वल इंटरफेशियल एंगल, इक्वल इंटरफेशियल एंगल। जो इंटरफेशियल एंगल होगा वो क्या होगा आपका इक्वल इंटरफेशियल एंगल। ठीक है ना, इक्वल इंटरफेशियल एंगल जो एंगल होगा आपका, ठीक है, इंटरफेशियल जो एंगल होगा इन दोनों का क्या होगा आपका इक्वल होगा। तो टिप्स में आपको ये लिखना है, चलिए नोट कीजिए। चलिए दिस शेप एंड साइज ऑफ क्रिस्टल, शेप एंड साइज ऑफ क्रिस्टल, the shape and size of the shape and size of crystals of one and the same substance and the same substance and the same substance may be different, may be different, may be different मतलब ऐसा नहीं कि सब एक्स्ट्रेक्टली होगा, मतलब अगर मे भी डिफरेंट हो सकता है। किसी भी शेष सब्सटेंस का जो क्रिस्टल है वो मे भी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इंटरफेशियल एंगल क्या होगा आपका सेम, मे भी डिफरेंट बट the interfacial angle, but the interfacial angle
ठीक है, बट द इंटरफेशियल एंगल्स ऑलवेज, बट द इंटरफेशियल एंगल ऑलवेज रिमेन द सेम, ऑलवेज रिमेन द सेम, द इंटरफेशियल एंगल ऑलवेज रिमेन द सेम। ठीक, इसको नोट कर लीजिए बेटा, ठीक है ना। अब इसके आगे कल देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड, हम वो आपको पढ़ाएंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके आगे नेक्स्ट डेज देखेंगे। थैंक यू क्लास, नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट डेज।